तो हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका सोनू आरबीएसई एंड सीबीएसई के इस यूट्यूब चैनल पर। हम जो आपकी 10th क्लास का साइंस का चैप्टर नंबर 16 है, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब प्राकृतिक जो संसाधन है उनका प्रबंधन देख रहे थे। और हमने जो हमारी लास्ट वीडियो है उसमें हमने इसके बारे में बेसिक देख लिया था। जो एसिड रेन होती है, आपकी अम्लीय वर्षा होती है, या फिर जो प्राकृतिक संसाधन में किस प्रकार से कोई सरकार है वो अपना दावेदार करती है। जो अमृता देवी है उसके बारे में पढ़ लिया था कि किस प्रकार से अमृता देवी ने जो हमारा इकोसिस्टम है, पर्यावरण है, या फिर जो प्राकृतिक संसाधन है उनको बचाने के लिए अपनी जो पूरे गांव है उनके साथ अपने प्राणों की क्या है आहुति दे दी थी। और उससे आगे हम आज पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम देखेंगे जल संरक्षण, जल प्रदूषण है। इसी के साथ साथ जो इसके अंतिम चैप्टर्स के जो पॉइंट है उनके बारे में भी देखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि आपको जो आपकी क्वेश्चन सीरीज़ है वो भी जल्दी मिलेगी। तो नोटिफिकेशन भी आप ऑन कर लो ताकि आपको हर जो नई वीडियो उसका पता चले। अब देखेंगे हम जो जल संग्रहण है उसके बारे में। जल संग्रहण क्या होता है कि जल को संग्रहित करना, मतलब एक जगह इकट्ठा करना, उसी के बारे में हम देखेंगे। इसमें क्या होगा, इसका मुख्य उद्देश्य है भूमि एवं जल के प्राथमिक स्रोतों का विकास करना। भूमि में किस प्रकार से, भूमि में जो जल अधिक होगा तो उससे पेड़ पौधे भी आपको पता है अधिक ग्रो करेंगे। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, भूमि एवं जल के प्राथमिक स्रोतों का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद में आपका नंबर 2 पॉइंट होगा वर्षा जल संचयन, कि जो वर्षा का जल है, जो आपका जो वर्षा से जो पानी आपको मिल रहा है उसका संचयन किस प्रकार से होता है। वर्षा जल संचयन से वर्षा जल को भूमि के अंदर भौम जल के रूप में संरक्षित किया जाता है, भौम जल के रूप में संरक्षित किया जाता है। और आपको पता है जो वर्षा का जल होता है, कौन सा, आपकी जो वर्षा का जल है ये क्या है, ये सबसे साफ प्योर होता है। ये कैसा होता है, एकदम से साफ पानी होता है और मीठा होता है। वैसे तो आपको पता है जो समुद्र है उसमें जो आपका खट्टा पानी होता है, लेकिन ये क्या है, मीठा होता है और पीने योग्य भी होता है और सबसे शुद्ध पानी भी होता है। इसके बाद में हम देखेंगे जल संग्रहण की देशी विधियाँ, कि जो जल संग्रहण है उस मतलब जल को आप संग्रहित कर रहे हो, जल को बचा रहे हो, वर्षा जल से बचा रहे हो या किसी अन्य साधन माध्यम से आप इसे बचा रहे हो, तो इसके लिए आपके पास कौन कौन सी विधियाँ हो सकती है उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले 1 नंबर पे आती है हमारे पास कुआँ। कुआँ आप सभी जानते होंगे कि उसमें क्या होता है, एक इस टाइप से आपका एक बना हुआ होता है और जो कि आपकी जो भूमि है, मतलब जो पृथ्वी की सतह है उसके अंदर तक रहता है और जहाँ तक पानी रहता है वहाँ तक उसकी खुदाई रहती है। ये होता है कुआं। तालाब सभी जानते हो। एक होता है अपना कुल्लू के बारे में आगे देखेंगे, और तालाब हो गया। तो इसके बाद में हम देखेंगे जो बांध होते हैं, डैम। बांध का नाम आप सबने सुना होगा कि बांध क्या होते हैं, डैम क्या होते हैं। उसमें क्या होता है, जो नदियाँ होती है बड़ी बड़ी, उनके आगे उनका पानी स्टोर मतलब रोकने के लिए बांध बनाए जाते हैं। और ये क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि अधिक वर्षा होने पे क्या होगा, जो पानी है वो ज़्यादा निकल जाएगा या फिर इससे बाढ़ आने की जो प्रॉब्लम है वो हो सकती है। लेकिन जो बांध होंगे उसके कारण इस समस्या को रोका जा सकता है। तो इसीलिए बांधों का निर्माण किया गया। और आपको क्या है, इस चैप्टर में बोर नहीं होना। सबसे पहले बात यही है कि चैप्टर में बोर नहीं होना, क्योंकि ये चैप्टर्स है जो आपके 15 नंबर के हो गए, 16 नंबर के हो गए, ये चैप्टर है बोरिंग करने वाले। वैसे बोरिंग नहीं, चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन पढ़ने में बच्चे बोर होते हैं। किस प्रकार से, अभी आप देखोगे कि बांध है, सभी सोचेंगे बांध के बारे में क्या पढ़े, सबको पता है बांध क्या होता है। लेकिन आप जब इसे एक्सप्लेन करोगे, क्या करोगे, जब इसका वर्णन करोगे या फिर एक्सप्लेन करोगे, समझाओगे, तब ये चीज़ आपको थोड़ी कठिन लगेगी। तो इससे अच्छा है आप आराम से पढ़ो। जो आपके नोट्स हैं, कौन से नोट, NCERT के जो नोट्स हैं आपके, उनको प्रॉपर रूप से तैयार करो। और जो क्वेश्चन सीरीज़ है उसे भी आपको ज़रूर देखना है। उसमें क्या होगा, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम है, कौन सी, बोर्ड 2023, मतलब 2023 की जो आपकी बोर्ड एग्ज़ाम ऑर्गेनाइजेशन होगी, कौन सी क्लास की, 10th क्लास की, उसके रिलेटिव जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपकी पूरी साइंस की NCERT बुक में से होंगे, मतलब टोटल साइंस की NCERT बुक है उसके पूरे क्वेश्चन देख लेंगे कि जो आपके टॉपिक्स होते हैं। जैसे आपका बांध वाला टॉपिक हो गया, डैम वाला हो गया, तो बांध में किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, इसके बारे में हम पूरा उन क्वेश्चन सीरीज में कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो नोट्स लिखा रहे हैं उनको पढ़ना है। उसके बाद में जो क्वेश्चन सीरीज आएगी उसे आपको कंटिन्यू करना है। उसमें आपको ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चंस है उनका आंसर आपको देखना है। उसमें क्या होगा, जितने भी एक
एक टॉपिक हो गया, जैसे आप मानो बांध है, आपका क्या है, बांध है। अभी बांध के टॉपिक में से जो छोटा सा इतना सा टॉपिक मानो, इसमें से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने बनेंगे हम उतने करवा देंगे। जब मानो यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं कि बांध क्या होता है, बांध का निर्माण कैसे होता है, बांध का उपयोग कहाँ होते हैं, ये 3 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। अभी हम इन तीनों क्वेश्चनों को सीरीज में कंप्लीट कर रहे हैं। केवल बांध मानो एक बार, चैप्टर्स में जितने भी टॉपिक्स है सभी के क्वेश्चन अलग अलग टाइप से, किस प्रकार से जो एग्जामिनर है वो आपको बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन दे सकता है, वो सभी टाइप्स हम क्या है यहाँ पर देख लेंगे। तो इससे क्या होगा, जब आप पेपर देने जाओगे, कौन सा, साइंस का जो पेपर आप देने जाओगे एग्जाम में, तब आपको वो क्वेश्चन ऐसे लगेंगे कि इनको हम करते आ रहे सोचोगे नहीं, क्योंकि आप चलोगे। अगर क्वेश्चन सीरीज को आप देखोगे कंटिन्यू, तो क्या वो क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हो, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए बोल रहा हूँ, जो क्वेश्चन सीरीज है उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको जो नोटिफिकेशन है उसके माध्यम से पता चल जाएगा कि क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट हो गई है। इसके बाद में हम देखेंगे जो बांध होती है, डैम होता है, उसके बारे में। इसमें क्या होता है, बांध में जल संग्रहण काफ़ी मात्रा में किया जा सकता है, इसमें वर्षा जल संग्रहण भी होगा, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है जिसका उपयोग सिंचाई में ही नहीं बल्कि जो विद्युत ऊर्जा होती है, इलेक्ट्रिक, जो आपकी विद्युत उत्पादक में भी किया जाता है। बड़ी बड़ी नदियों पर क्या है, बांध बनाए जाते हैं। मैंने अभी आपको जस्ट इसके स्टार्टिंग में ये चीज़ बता दी है। नदियों पर बांध बनाकर बहुउद्देशीय नदी परियोजना चलाई जाती है। उसके कई लाभ आपको देखने को मिलेंगे कि उसमें क्या है, जब सूखे की समस्या आने लग जाएगी तो जो आपके नदी के डैम है, बांध है, उनको खोल दिया जाएगा। उससे क्या है, खेतों तक जो पानी है वो पहुंच जाएगा और कुछ समय के लिए इस प्रॉब्लम से लड़ा जा सकता है, बचा जा सकता है। इसलिए जो बांध है उनके कई लाभ तो कई हानियां भी आपको देखने को मिलेगी। देखो, बांध इस प्रकार से होगा, जैसे आपकी बहुत एक बड़ी सारी नदी है, तो उस नदी पे क्या होगा, जो उसका पानी का बहाव है जिस तरफ हो रहा है, वहाँ पे आपका एक बांध बना दिया जाएगा, जिसे हम डैम बोलते हैं। ये डैम बना दिया जाएगा और ये डैम क्या है, पूरा कंट्रोल होगा। मतलब कितना पानी यहाँ से डैम से बाहर जा रहा है, और यहाँ पर एक डैम की दीवार होगी बड़ी सारी, जो इसके सिरे तक एंड तक होगी, ताकि जो पानी है वो इधर से बाहर ना निकल सके डैम के। और डैम में क्या होगा, पूरी चीज़ कंट्रोल होगी कि इतना पानी डैम से बाहर जाए। यहाँ पे जो हमारा जिस प्रकार से नल होता है ना, उस प्रकार से यहाँ पे ये लॉक होता है सब। जो ये यहाँ से पानी निकल रही है, पानी की रो है, इनको हम लॉक कर सकते हैं। लॉक करने पे क्या होगा, ये जो पानी यहाँ से डैम से बाहर निकल रहा है, बांध से जो पानी बाहर निकल रहा है, वो बाहर निकलना बंद हो जाएगा। और ये चीज़ कब करी जाती है, जब आपका मतलब बाढ़ आने की समस्या हो जाती है ना, कि पानी बहुत ज़्यादा बह रहा है, तब इसे बंद कर दिया जाता है, खोल दिया जाता है इसे पूरा। और अभी जिस प्रकार से आपका सूखा हो रहा है, तो उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा हम इसे उपयोग कर सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में हम देखेंगे जो बांध के नदियों पर जो किस प्रकार से बांध होते हैं उसके बारे में। नदियों पर कौन कौन से बांध आपको कौन सी नदी पर मिल सकते हैं, जो हमारी फेमस है उनमें देखते हैं। जो चर्चित नदी है, पहले होता है टिहरी बांध, नदी भागीरथी जो कि है हमारी गंगा, उसके ऊपर हमें ये टिहरी बांध देखने को मिलेगा। आप इसे अंडरलाइन कर लो, क्योंकि ये आपके जो 1 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है। सरदार सरोवर बांध जो कौन सी नदी पर है, जो हमारी नर्मदा नदी है, उसके ऊपर सरदार सरोवर बांध हमें देखने को मिल सकता है। इसके बाद में बाकर नांगल बांध जो सतलुज नदी पर है। कौन सी नदी पर है, सतलुज नदी पर कौन सा बांध है, बाकर नांगल बांध। इसके बाद में हम देखेंगे जो कि हमारा बांधों को लेकर विरोध और आंदोलन, कि जो बांध का निर्माण होता है उसके प्रति हर जगह देखा जाता है कि कोई भी चीज़ है उसके प्रति आप कई लोग क्या होते हैं, आवाज़ उठाते हैं, उनको वो चीज़ गलत लगती है, उसके लिए आंदोलन करते हैं। लेकिन उनमें से कई लोगों को ये चीज़ क्या है, सही लगती है कि इसका निर्माण सही किया हुआ है। तो इसके जो आंदोलन हुए हैं, जब बांधों का निर्माण शुरू किया गया तब आंदोलन हुए थे, उनके बारे में हम देखेंगे। गंगा नदी पर बना टिहरी बांध, अभी हमने देखा था गंगा नदी पर जो टिहरी बांध बना हुआ था, वो टिहरी बांध को लेकर कई वर्षों तक आंदोलन हुआ। इसमें क्या हुआ था, जो ये जब बांध बनाया गया था तो वहाँ के कुछ जो निवासी लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी थी। जो बांध का निर्माण है वो उनको अच्छा नहीं लगा हुआ था। कई में क्या होता है, बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जो इस चीज़ को गलत मानते हैं कि आप कोई काम कर रहे हो, जैसे मानो आपने बांध ही बनाया ना, बांध वो ले लो कि आपने बना दिया कोई बांध, या फिर सरकार आपके क्षेत्र में एक बांध बना रही है, तो वहाँ पर आपको नेगेटिव सोच और पॉजिटिव सोच दोनों सोच के आदमी जो मिल सकते हैं। कैसे, एक तो होंगे जो होंगे पॉजिटिव के, वो क्या सोचेंगे कि ये अच्छी चीज़ है, इसका कुछ ना कुछ हमें उपयोग मिल रहा है तभी बनाई जा रही है। लेकिन दूसरे कौन से होंगे,
दूसरे होंगे जो आपकी नेगेटिव सोच है वो वाले। वो क्या सोचेंगे, इसका कुछ उपयोग नहीं है, इसका उपयोग है वो सरकार को मिल रहा है, केवल हमें कुछ उपयोग नहीं मिलेगा, सरकार अपने फ़ायदे के लिए ये चीज़ बना रही है। लेकिन जो नेगेटिव सोच वाले हैं इनके समझने में ये चीज़ गलत हो रही है, ये खुद गलत नहीं है, लेकिन जो इनकी सोच है, सोच रहे इसके प्रति वो गलत है कि ये क्या है, जो बांध है उसके प्रति ये गलत सोच रहे हैं। तो वही चीज़ है ये। तो जो गंगा नदी है उस पर ये आंदोलन हुआ, नर्मदा बचाओ आंदोलन। इस आंदोलन का नाम क्या था, इसे अंडरलाइन लिख दो आप, नर्मदा बचाओ आंदोलन। कि अगर MCQ में आपके क्वेश्चन आ जाए कि गंगा नदी पर आंदोलन कौन सा हुआ, उसमें आपके जो MCQ है, ऑब्जेक्टिव है, वहाँ पे एक मिल जाए आपको नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो आपको वहीं पे टिक करना है, क्योंकि ये आंसर क्या है, राइट है आपका। हुआ जो नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध को लेकर हुआ, सॉरी ये नर्मदा नदी पर हुआ था, और गंगा नदी पर हुआ था ये। गंगा नदी पर तो कई वर्षों तक वो टिहरी बांध के लिए आंदोलन चला था, लेकिन जो नर्मदा नदी है उसके ऊपर हुआ था नर्मदा बचाओ आंदोलन। इसके हम बाद में देखेंगे, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसके फ़ायदे भी होंगे तो नुकसान भी होंगे। तो हम देखेंगे जो बांध है, बांध बनाए, बांध के लिए आपको पता है आंदोलन भी हुई है, अभी हमने जो आंदोलन के बारे में पढ़ा है। इसके बाद में हम देखेंगे जो बांध है, आपके डैम्स होते हैं, डैम से क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो बांध है उससे हमें क्या फ़ायदा हो रहा है उसके बारे में। बांध में क्या होगा, सिंचाई के लिए पर्याप्त जल सुनिश्चित करना, ये जो सिंचाई होगी उसके लिए पर्याप्त जल सुनिश्चित कर सकेगा। मैंने बताया भी आपको कि सूखे के समय ये चीज़ काम में आ सकती है, जो इसमें स्टोरेज पानी है, स्टोर हुआ वो पानी है, उसे हम सिंचाई के लिए उपयोग कर सकते हैं। विद्युत उत्पादन भी बांध से होगा, जो हमने उसमें आगे की तरफ देखा था, जो डैम होते हैं वहाँ से जो पानी निकल रहा है वहाँ से हम टरबाइन को चला सकते हैं, और टरबाइन में क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ये सभी चीज़ें हमने जो पीछे के पार्ट्स है, चैप्टर्स है, उसमें पढ़ ली है। तभी बोल रहा हूँ जो पीछे के सीरीज़ है उसे आप पहले कंप्लीट कर लो, फिर ये चीज़ देखो, क्योंकि जो पीछे के छोटे छोटे नाम आ रहे हैं, अभी जो विद्युत उत्पादक है, विद्युत उत्पादक है और विद्युत ऊर्जा का भी यहाँ पर निर्माण हो सकता है, निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है टरबाइन को घुमाने से क्या होगी, बिजली बनेगी। और यहाँ पे टरबाइन हम किसके द्वारा घुमा सकते हैं, जो काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी किस में होगी, जल में। अभी कईयों के मन में सवाल आ रहा है सर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तभी बोल रहा हूँ अगर आपने पीछे वाली वीडियो देखी है तो आपके कोई डाउट नहीं होगा कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। मैंने पिछले वाली वीडियो में काइनेटिक एनर्जी, जितनी भी आपकी एनर्जी होती है सभी के बारे में डिटेल में बता रखा है। उसमें क्या है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो होती है गतिज ऊर्जा, मतलब गतिज ऊर्जा, जो पानी गति करता है ना, वो ऊर्जा होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी। इसमें क्या होगा, जो विद्युत उत्पादक भी बांधों द्वारा हम कर सकते हैं। उसके बाद में कई क्षेत्रों में जल का लगातार वितरण करना, कि इसमें हम बहुत से क्षेत्र है उसमें जल का वितरण कर सकते हैं, इसमें पानी स्टोरेज हो रहा है। और जैसे यहाँ पे आपका बांध बना हुआ है, ये नदी है, यहाँ पे आपका कोई बांध बना हुआ है, ठीक है, ये बांध बना हो, तो इससे क्या है, कई इधर के जो क्षेत्र है, मानो यहाँ के जो कोई भी क्षेत्र है उसमें क्या है, अगर सूखे की प्रॉब्लम है तो यहाँ तक हम इस बांध का पानी इसमें भेज सकते हैं। तो वो चीज़ है, उससे इस बांध को फ़ायदा होगा। इसके बाद में हम देखेंगे पर्यटक क्षेत्र के रूप में विकास के लिए भी कर सकते हैं इसका हम उपयोग। जो हमारे पर्यटक क्षेत्र होते हैं उसके रूप में, विकास के रूप में भी हम जो बांध होते हैं, डैम्स होते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बोला है कि किसी चीज़ की अगर आपको लाभ मिल रहा है तो उस चीज़ की आपको क्या है, हानि भी मिलेगी। अगर पॉजिटिव सोच के आदमी है तो नेगेटिव सोच के भी मिलेंगे। तो आपको क्या है, पहले तो आपको पॉजिटिव सोच रखनी है, अपनी सोच को नेगेटिव कभी नहीं करना है। अगर पढ़ने वाले बच्चे मिल रहे हैं, अभी ऐसा ही मान लो आपके साथ में क्या होता है, क्लास में बहुत से बच्चे होते हैं जो पढ़ने वाले होते हैं, और उनमें से क्या हुआ है, बहुत से बच्चे होंगे जो नहीं पढ़ने वाले होंगे, तो नेगेटिव सोच के भी मिल रहे हैं। लेकिन आपको नेगेटिव में नहीं होना है, मतलब नहीं पढ़ने वालों में से नहीं बनना है, पढ़ने वालों में से बनना है, पॉजिटिव वालों में से। तो जो बांध की हानियाँ होती है, मतलब जो एक बांध बनाया हुआ है, इससे हमें लाभ हमने देख लिए किस प्रकार से होंगे, लेकिन बांध के नुकसान क्या हो रहे हैं। देखो कई जगह क्या होगा, अगर हानि मिल रही है तो उस हानि पर भी हमें विचार विमर्श करना चाहिए, क्योंकि वो हानि है, उसका नुकसान हो रहा है, तो उसका हमें प्रबंधन भी करना चाहिए। इसमें हम देखेंगे कृषि योग्य भूमि का ह्रास, मतलब जो कृषि योग्य ज़मीन है वहाँ पर अगर बांध बना हुआ है तो उस भूमि का नुकसान हो रहा है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। मतलब अगर कृषि उपजाऊ भूमि है तो वो उपजाऊ नहीं रहेगी, क्योंकि उसमें पानी कंटिन्यू बहता रहेगा, दलदल के रूप में वो हो जाएगी। ह्रास और स्थानीय लोगों का कवि स्थापक, ठीक है, कवि
स्थापन, मतलब कई बार क्या होता है, इसके आसपास में जो लोग रहते हैं वो नहीं रहते, बाढ़ की इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ये चीज़ मैंने बताई है आपको कि अगर ज़्यादा डैम में पानी हो गया तो बाढ़ आने की संभावना हो सकती है, तो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो वहाँ से दूर चले जाते हैं। इसके बाद में पारिस्थितिक तंत्र का असंतुलन भी इससे हो सकता है कि इसमें क्या होगा, बाढ़ की जो प्रॉब्लम्स है वो होगी, और भी कई प्रॉब्लम होगी, जिससे सीधा सिस्टम पड़ेगा आपके इकोसिस्टम के ऊपर। इकोसिस्टम के बारे में मैंने पहले बता दिया है। इसके बाद में जैव विविधता ग्रस्त हो सकती है कि जो जीवों में विभिन्नता पाई जाती है वो भी इससे ग्रस्त, मतलब ख़त्म हो सकती है कि जीवों में एक प्रजाति के बहुत सारे जीव मिल रहे हैं लेकिन इससे कई जीव नष्ट हो सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, जो जीवों में विभिन्नता पा रही है वो ग्रस्त होगी। और जो मेन पॉइंट है इसको आपको अंडरलाइन करना है, बाढ़ का खतरा। मैंने बहुत 2-3 बार इस चीज़ को रिपीट किया है कि इससे बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। अगर वर्षा के समय क्या हुआ, जो बांध का पानी है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, अधिक हो रहा है, बांध से बाहर निकल रहा है, तो बांध टूट सकता है, उसके कारण भी जो बाढ़ है वो आ सकती है। इसके बाद में जीवों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। अगर बाढ़ आ जाएगी तो उससे क्या होगा, जो जीव है उसके प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाएंगे। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो जो डैम्स होते हैं उसके हमने लाभ देख लिए, नुकसान देख लिए, और जो मैंने जो चीज़ पहले बताई है वो वापस रिपीट कर रहा हूँ। जो आपका चैप्टर है वो थ्योरेटिकल है, इतना इसमें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, एनसीईआरटी बेस पढ़ना है, जो यहाँ से आपको नोट्स मिल रहे हैं उनको पढ़ना है, बस बहुत ईजी हो जाएगा, आराम से समझो। इसके बाद में आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसे आराम से पढ़ो, पूरा चैप्टर ईजी हो गए। जो इससे रिपीट क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको उन सबको हम क्वेश्चन सीरीज में कंप्लीट कर लेंगे। जितने भी इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, इसी से नहीं बल्कि आपकी बुक में 1 से 16 तक के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी के जो क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, जो कि क्या है एग्जामिनर दे सकता है, हम उन क्वेश्चनों को किस प्रकार से करेंगे और इनको किस प्रकार से सोचेंगे, जो हमारा एग्जामिनर होता है उसके दिमाग से सोचेंगे कि एग्जामिनर बच्चों के लिए क्या सोचता है, वो किस प्रकार से इन क्वेश्चनों को बच्चों को दे सकता है, उसके बारे में सोचेंगे। और उनका सॉल्यूशन इस प्रकार से करेंगे कि एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस प्रकार से करेंगे कि वो क्वेश्चन अगर रिपीट हो, मतलब उसे थोड़ा घुमा कर उसे बदल कर करे तो वो सॉल्यूशन वहाँ पर काम में आ जाए, वो चीज़ें देखेंगे। साथ ही इन सब की आपकी क्या है, जो पीडीएफ है वो भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। इन सभी के लिए आपको क्या करना होगा, पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर आपको ज्वाइन होना होगा। जो टेलीग्राम पर आपको जितनी भी पीडीएफ है वो सभी मिल जाएंगी। इसके बाद में हम देखेंगे जो भौम जल के लाभ होते हैं। जो मैंने बताया था, जो जल है वो भूमि में जाता है, हम उसे भौम जल बोल रहे हैं। तो जो भूमि में जल जा रहा है, वर्षा के जल से जो हम भूमि में जल जा रहा है उसे हम भौम जल बोल रहे थे। तो जो भूमि में जल रहा है, भौम जल है, उससे हमें क्या फ़ायदा हो रहा है वो देखेंगे। यह वाष्प बनकर नहीं उठता। सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर कोई वर्षा का पानी कहीं पर इकट्ठा हुआ है तो उसके नुकसान आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। पहला तो ये मान लो कि वो वाष्प बन जाएगा, क्योंकि उसमें क्या है, सूरज की जो रोशनी है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होगी और वो गर्म होगा। गर्म होने पर वो वाष्प में बदल जाएगा। उसके बाद में वो बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, जीवाणु होते हैं, आपके जो मच्छर होते हैं, इनको पनपने के लिए बढ़ावा देता है। जो गड्ढे का जल है या फिर और अन्य जल है, वो अगर उसकी नियमित रूप से सफाई नहीं हो रही है तब। फिर भौम जल छोटे छोटे जलाशयों के जल स्तरों में सुधारता है कि अगर भूमि में जल प्रवाहित हो रहा है तो कहीं पे छोटे छोटे जलाशय है, वहाँ तक ये पानी जाएगा और उनमें जो जल है उसकी मात्रा को बढ़ाने में भी ये मदद कर सकता है। पौधों को नमी पहुँचाता है, मतलब पौधों को पानी प्राप्त करने में सहायता करता है। पौधे क्या है, आप सभी को पता है। अगर ये हमारा पौधा है, ये यहाँ से क्या है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो अंदर से इसे जल चाहिए। जल कहाँ से लेगा, ये भूमि में जो भौम जल है, कौन सा जल, जो ये भौम जल इस भूमि में आपके पास उपलब्ध है वही होगा और ये नमी के रूप में इसे लेगा। यह मच्छरों एवं जंतुओं के अपशिष्ट सुरक्षित रहता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि ये जो मच्छर है किस प्रकार से, मैंने अभी आपको बताया कि जो अगर आपका कहीं सड़क, मानो आप कोई भी आपका बाहरी यहाँ पे सड़क है, कोई यहाँ पर अगर कोई गड्ढा हुआ उसमें ये जल आ गया, ठीक है, इस जल में क्या है, जो मच्छर है या फिर अन्य बैक्टीरिया जब वो पनपेंगे। लेकिन अगर ये जल अंदर है तो अंदर कोई भी बैक्टीरिया नहीं पनप सकता, कोई भी मच्छर नहीं पैदा हो सकता। तो ये क्या है, जो मच्छर है, बैक्टीरिया, जो वायरस है, उनसे सुरक्षित रहेगा। यह जल संदूषण से बचा जाता है, मतलब प्रदूषण है, जल प्रदूषण होता है उससे बचा रहता है, क्योंकि ये प्योर रहता है। धरती के अंदर भी केवल मिट्टी है, उसके ऐसों को हम अलग कर सकते हैं।
ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में हम देखेंगे जो चेक डैम होता है वो क्या होता है, कि जो छोटी छोटी इलाके होते हैं वहाँ पर ये चीज़ बनाई जाती है। चेक डैम जल संरक्षण के लिए अर्धचंद्राकार है, ठीक है। मिट्टी के गड्ढे अथवा निचले स्थान पर कंक्रीट अथवा छोटे कंकड़ पत्थरों द्वारा बनाए जाते हैं। ये वर्षा ऋतु में पूरी तरह भर जाने वाले नालियाँ या प्राकृतिक जलमार्ग बनाए जाते हैं। कि आपने बहुत सारे क्षेत्रों में देखा होगा जो ग्रामीण इलाके होते हैं या फिर अन्य में क्या होता है, जो छोटे छोटे चेकमेट होते हैं ना, उस प्रकार से जो डैम्स होते हैं वो होते हैं। तो उनमें क्या होता है, जो कंक्रीट है इसका उपयोग करके हम जो गड्ढा सा होता है उसमें ये चीज़ बना लेते हैं, जो कि क्या होगा, नालियाँ या प्राकृतिक जलमार्ग पर बनाए जाते हैं। कि आपकी अगर कोई बड़ी नाली है उस पर, या फिर कहीं से झरना बह रहा है आपका, या फिर कहीं से छोटी मोटी जो आपकी रिवर है, नदी है, वो जा रही है, तो उसमें क्या होंगे, जो आपके चेक डैम्स होते हैं उनका निर्माण किया जा सकता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। चेक डैम थोड़ा सा हम देख सकते हैं, इतना हार्ड नहीं है, बस इसकी जो आपकी डेफिनेशन है, थ्योरी है, वो चीज़ आपको याद कर लेनी है कि इसे बार बार देखने की ज़रूरत ना पड़े। जो भी इन चैप्टर्स में थ्योरी आपको मिल रही है उस थ्योरी को आराम से स्टोरी टाइप में इस प्रकार से पढ़ो कि उनको क्या है, रिपीट नहीं करना पड़े। एक बार देख लिया, बात ख़त्म। अभी एक बार देख लिया और एग्ज़ाम से पहले हमने जो क्वेश्चन सीरीज़ की स्टार्ट होगी आपकी, उसमें देख लेंगे और एग्ज़ाम के समय देख लेंगे। बाकी आपको नहीं देखना है, बाकी आपके जो नंबर्स है वो आपके पक्के हो जाएंगे।